जब हम किसी विशाल पावर प्लांट या किसी भारी औद्योगिक कारखाने के पास खड़े होते हैं तो हवा में एक अजीब सी गूंज महसूस होती है। मतलब एक भारी गड़गड़ाहट। हाँ, वो जो जमीन के अंदर से होते हुए सीधे पैरों तक महसूस होती है। बिल्कुल। आसमान को छूती चिमनियां, मीलों तक फैले पाइपों का जाल। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा ताकतवर मैकेनिकल दैत्य सांस ले रहा हो। वो दृश्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है है। ना? ये कच्ची बेतहाशा ताकत का एक सीधा प्रदर्शन है। लेकिन एक विडंबना देखिए। कैसी विडंबना। जब हम इसी गूंजती हुई वास्तविकता को समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स की कोई किताब खोलते हैं ना, तो वो सारी गड़गड़ाहट, सारा धुआं अचानक से गायब हो जाता है। हाँ, और उनकी जगह ले लेते हैं वो बोरिंग ग्रीक अक्षर और जटिल समीकरण। बिल्कुल। ऐसे सिद्धांत जो असल दुनिया से बहुत दूर, पूरी तरह से सूखे और अमूर्त लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कागज पर छपे वो शांत समीकरण असल में उन हजारों टन वजनी टरबाइनों को घुमा रहे हैं। ये तो थर्मोडायनामिक्स के साथ एक बहुत ही आम समस्या है। मतलब सैद्धांतिक गणित और उस धड़कती हुई वास्तविक मशीन के बीच की जो कड़ी है वो क्लासरूम में कहीं खो जाती है। हाँ, समीकरणों को देखकर उनके पीछे की भौतिक हलचल का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। और इसीलिए आज इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी गणित और मशीन के बीच के फासले को पाटना है। हम थर्मोडायनामिक्स के एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। एंथैल्पी। हाँ, एंथैल्पी। और मैं स्पष्ट कर दूं, भले ही हम इंजीनियर ना हो, लेकिन ये चर्चा हमारे लिए आहा मोमेंट से भरी होगी। क्योंकि एंथैल्पी कोई रहस्यमय गणितीय पर्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग जानकारियों, सूत्रों और उपकरणों को मिलाकर एक पूरी कहानी बनती है। एंथैल्पी ही वो असल इंजन है जो दुनिया भर की मशीनों को चला रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। सीधे उस मूल समीकरण से शुरुआत करते हैं जिस पर सब कुछ टिका है। H = U + PV, जिसे सिस्टम की कुल ऊर्जा कहा जाता है। हाँ, यही वो बुनियादी पत्थर है। H यहाँ एंथैल्पी को दर्शाता है, जो हमें ये बताता है कि किसी सिस्टम के अंदर काम करने लायक कुल कितनी ऊर्जा मौजूद है। और जैसा कि ये समीकरण खुद बता रहा है, ये कुल ऊर्जा असल में दो अलग-अलग ताकतों का जोड़ है, U और PV। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला हिस्सा है U, जिसे आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। मतलब अणुओं की गति और स्थिति के कारण मौजूद ऊर्जा। हाँ। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि U किसी बंद कमरे में चल रही एक बहुत ही शोरगुल वाली पार्टी की तरह है? पार्टी की तरह? अच्छा, कैसे? मतलब कमरे के अंदर जो लोग हैं वे हमारे अणु या मॉलिक्यूल्स हैं। कोई शांति से खड़ा है, कोई बात कर रहा है, और कुछ लोग डांस फ्लोर पर पागलों की तरह कूद रहे हैं। तो इन सभी लोगों की जो कुल हलचल है वही यू है। उड़ना जरूरी है। वो क्या? पार्टी वाले कमरे में अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने डीजे का वॉल्यूम बढ़ा दिया है। ओहो। हाँ, लोग और ज्यादा तेजी से नाचने लगेंगे, वे एक दूसरे से और दीवारों से और जोर से टकराने लगेंगे। ये जो अंदरूनी हलचल और कंपन है, यही पूरी तरह से यू यानी आंतरिक ऊर्जा है। समझ गया, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन समीकरण का दूसरा हिस्सा मुझे हमेशा उलझाता है। ये पीवी क्या बला है? इसे फ्लो वर्क कहते हैं। फ्लो वर्क। तो अगर यू वो पार्टी है तो क्या पीवी उस पार्टी वाले कमरे का दरवाजा खोलने जैसा है, ताकि लोग या कहें तरल अंदर आ सकें? नहीं, ये सिर्फ दरवाजा खोलने जितना आसान नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग अटकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि वो पार्टी वाला कमरा पहले से ही खचाखच भरा हुआ है। ओके। वहां एक भारी दबाव है, प्रेशर है। अब अगर नए लोगों को यानी नए फ्लूइड को उस कमरे के अंदर जाना है तो उन्हें सिर्फ दरवाजा नहीं खोलना है। तो उन्हें क्या करना होगा? तो उन्हें दरवाजे पर खड़े एक मजबूत बाउंसर की तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर अंदर मौजूद भीड़ को धक्का देकर अपने लिए जगह बनानी होगी। हाँ, तो मतलब तरल को सिस्टम के अंदर धकेलने के लिए या बाहर निकालने के लिए जो मैकेनिकल काम करना पड़ता है, जो ऊर्जा लगती है, वही पीवी है, उस बाउंसर की ताकत। सटीक रूप से दबाव और आयतन का गुणनफल। किसी भी पाइप या मशीन में तरल बस अपने आप आगे नहीं बढ़ता। हाँ, जाहिर है। पीछे वाले तरल को आगे वाले तरल को धक्का देना पड़ता है। इस धक्के में, इस जगह घेरने की जद्दोजहद में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे फ्लो वर्क कहते हैं।
इसलिए जब कोई तरल बहरा होता है तो वह केवल अपनी अंदरूनी गर्मी या यू लेकर नहीं चलता, बल्कि वो उस सिस्टम में बने रहने की धकेलने वाली ताकत यानी पीवी भी अपने साथ लेकर चलता है। और एंथैल्पी इन दोनों का ही जोड़ है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब बहते हुए तरल की ताकत सिर्फ उसके गर्म होने में नहीं है, बल्कि उसके बहने के उस पुश में भी है। बिल्कुल। लेकिन अगर एंथैल्पी इतनी ही महत्वपूर्ण है तो एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। क्या? इंजीनियरिंग की दुनिया में हम अक्सर सुनते हैं कि एच की सटीक वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सारा ध्यान एंथैल्पी में होने वाले बदलाव यानी डेल्टा एच पर ही क्यों होता है? मतलब हम सीधा एच क्यों नहीं नाप लेते? यह एक बहुत ही लाजमी सवाल है। समस्या ये है कि किसी भी सिस्टम की पूर्ण आंतरिक ऊर्जा को मापना भौतिक रूप से असंभव है। असंभव? क्यों? क्योंकि आप हर एक अणु की गति, उसके स्पिन और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को बैठकर गिन तो नहीं सकते ना। हाँ, वो तो है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा। इंजीनियरिंग में हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसी सिस्टम के पास चुपचाप कितनी ऊर्जा रखी हुई है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि ऊर्जा में कितना बदलाव हुआ, क्योंकि वही बदलाव असल में काम करता है। क्या हम इसे बैंक अकाउंट की तरह देख सकते हैं? बैंक अकाउंट? हाँ, मतलब मेरे खाते में कुल कितने पैसे हैं, इससे कार के शोरूम वाले को कोई मतलब नहीं है। उसे बस इस बात से मतलब है कि मैंने खाते से कितने पैसे निकालकर उसे दिए हैं। हाँ, बिल्कुल सही तुलना है। जो लेन देन हुआ, जो बदलाव हुआ, असल में वही काम कर रहा है। एकदम सही। जब कोई तरल किसी टरबाइन के अंदर जाता है तो वो अपने साथ एक निश्चित एंथैल्पी लेकर आता है, H(in). हमें नहीं पता कि वो कुल कितनी है और नहीं जानना है। जब वो तरल मशीन से बाहर निकलता है तो उसकी एंथैल्पी कुछ कम हो चुकी होती है, H(out). इन दोनों के बीच का जो अंतर है डेल्टा H, यानी जो पैसा मशीन के अंदर रह गया उसी ने टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाया है। स्थिर दबाव पर सिस्टम को जो भी ऊष्मा दी जाती है वो सीधे तौर पर इसी डेल्टा H के रूप में दिखाई देती है। तो सारा खेल ऊर्जा के इसी लेन देन का है। अब थर्मोडायनामिक्स की किताबों में एक और शब्द बार बार आता है, विशिष्ट एंथैल्पी या स्पेसिफिक एंथैल्पी। हाँ, छोटा h, जिसकी इकाई किलोजूल प्रति किलोग्राम होती है। हम ये विशिष्ट शब्द क्यों जोड़ते हैं? इसे चीजों को मानकीकृत करने का या स्टैंडर्डाइज करने का एक तरीका समझें। सोचिए, एक बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में टनों भाप बन रही है। हाँ। और दूसरी तरफ एक छोटे से मॉडल स्टीम इंजन में कुछ ग्राम भाप बन रही है। जाहिर है दोनों की कुल एंथैल्पी यानी कैपिटल H में जमीन आसमान का अंतर होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन अगर इंजीनियरों को दोनों के भाप की गुणवत्ता की तुलना करनी हो तो वो कैसे करेंगे? ओहो, वे ये देखेंगे कि दोनों के एक एक किलोग्राम हिस्से में कितनी ताकत है। बिल्कुल, हम द्रव्यमान या मास के प्रभाव को हटा देते हैं। विशिष्ट एंथैल्पी हमें ये बताती है कि पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान में कितनी एंथैल्पी है। इससे एक निष्पक्ष पैमाना तैयार हो जाता है। हाँ, एकदम। और गैसों के मामले में, विशेष रूप से आदर्श गैस या आइडियल गैस के मामले में, यह एंथैल्पी केवल तापमान का फंक्शन बनकर रह जाती है। ऐसा क्यों है? मतलब दबाव या आयतन का कोई असर क्यों नहीं होता? यहाँ शायद सीपी का उपयोग होता है ना? हाँ, स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा यानी सीपी। यहाँ थोड़ा और गहराई में जाना होगा। एक आदर्श गैस की परिभाषा ही यह है कि उसके अणुओं के बीच आपस में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। मतलब वो एक दूसरे से चिपके नहीं होते? हाँ, वे एक दूसरे से पूरी तरह बेखबर होते हैं। असल दुनिया की गैसों में, जैसे पानी की भाप में, अणुओं को एक दूसरे से दूर खींचने में ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन आदर्श गैस में ऐसा कोई आपसी बंधन नहीं होता जिसे तोड़ने में ऊर्जा लगे। तो इसका मतलब है कि हम बाहर से जो भी ऊष्मा देंगे वो अणुओं को अलग करने में खर्च होने के बजाय सीधा उनकी गति बढ़ाने में लग जाएगी। एकदम सही पकड़ रहे हैं आप। क्योंकि कोई बंधन तोड़ना नहीं है, इसलिए सारी दी गई ऊर्जा सीधे अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है। और गतिज ऊर्जा का सीधा माप ही तापमान है। बिल्कुल। इसलिए आदर्श गैस की एंथैल्पी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी गर्म है। सीपी बस एक गुणक है जो ये बताता है कि किसी खास गैस का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें एंथैल्पी में कितनी वृद्धि करनी होगी।
ये तो बहुत ही खूबसूरती से जुड़ गया। अब तक हमने कागज पर काफी समीकरण सुलझा लिए, हाँ, काफी थ्योरी हो गई। लेकिन यहाँ एक बात जो वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है, वो है इन सिद्धांतों को लोहे और स्टील की विशाल मशीनों में काम करते हुए देखना। हाँ, असली दुनिया के एप्लीकेशन। चलिए उस कारखाने में वापस चलते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। वहां मुख्य रूप से 3 उपकरण काम कर रहे हैं, बॉयलर, नोजल और टरबाइन। अगर हम इन तीनों को एक कतार में लगा दें तो एंथैल्पी की यात्रा किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं लगती। ये एक शानदार यात्रा है। यही वो जगह है जहां H बराबर U प्लस PV का समीकरण सीधे तौर पर बिजली और गति में तब्दील होता है। तो चलिए बॉयलर से शुरू करते हैं। बॉयलर वो भट्टी है जहां पानी को उबालकर भाप बनाया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बॉयलर सिस्टम में एंथैल्पी डालता है? मतलब क्या बॉयलर वो जगह है जहां हम सिस्टम के बैंक खाते में पैसा जमा कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से बॉयलर के अंदर पानी भारी दबाव में होता है। हम कोयला जलाकर या किसी और तरीके से जो ऊष्मा दे रहे हैं, वो सीधे पानी के अणुओं के अंदर जा रही है। अणुओं का नाचना तेज हो रहा है, यानी U बढ़ रहा है, और भाप बनने के कारण वे तेजी से फैलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी PV बढ़ रहा है। अच्छा। तो बॉयलर से निकलने वाली सुपरहीटेड भाप असल में उच्च एंथैल्पी का एक बहुत बड़ा भंडार होती है। समझ गया। और अब ये उबलती हुई भारी दबाव वाली भाप पहुंचती है नोजल में, और यही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन? नोजल में कोई पंखा नहीं है, कोई घूमने वाला शाफ्ट नहीं है, बस एक संकरा होता हुआ पाइप है। फिर भी कहते हैं कि नोजल एंथैल्पी को सीधा गतिज ऊर्जा यानी रफ्तार में बदल देता है। कोई हिलने वाला पुर्जा है ही नहीं, तो ऊर्जा का रूप कैसे बदल जाता है? यहीं पर भौतिकी का सबसे सुंदर नियम काम करता है। नोजल कोई बाहरी काम या मैकेनिकल वर्क पैदा नहीं करता। इसका काम सिर्फ ऊर्जा का रूप बदलना है। वो कैसे? जब वो उच्च दबाव वाली भाप नोजल के संकरे रास्ते से गुजरती है, तो आगे जाकर उसे अचानक कम दबाव वाला एक खुला इलाका मिलता है। तो दबाव अचानक गिरने से होता क्या है? सोचिए, जो अणु पहले एक दूसरे से और पाइप की दीवारों से पागलों की तरह टकरा रहे थे, हमारा यू, हाँ, और एक भारी दबाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, हमारा PV, उन्हें अचानक आगे की तरफ एक खाली बिना प्रतिरोध वाला रास्ता मिल जाता है। ओहो! वो सारा रैंडम मोशन और वो सारा दबाव का तनाव तुरंत एक ही दिशा में एक प्रचंड रफ्तार में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पानी की तेज धार वाले पाइप के मुंह पर अंगूठा रख दिया हो और अचानक थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया हो। एकदम सटीक उदाहरण। एंथैल्पी यहाँ खुद को कुर्बान कर देती है और बदले में गैस को एक भयानक गति दे देती है। मतलब वो सारी अंदरूनी हलचल एक सीध में निर्देशित होकर रफ्तार बन जाती है। और फिर ये तूफानी भाप जाकर टकराती है टरबाइन के ब्लेड से। तो टरबाइन उस एंथैल्पी को सोखकर हमें काम देता है। हाँ, टरबाइन एक तरह से ऊर्जा का लुटेरा है। लुटेरा? हाँ, जब वो सुपरफास्ट भाप टरबाइन के घुमावदार ब्लेड से टकराती है, तो भाप अपनी गतिज ऊर्जा उन ब्लेड्स पर थोप देती है। और सिर्फ टकराव ही नहीं, भाप टरबाइन के अंदर फैलती भी है। फैलने से क्या होता है? इस फैलने की प्रक्रिया में वो ब्लेड्स पर लगातार एक धक्का लगाती रहती है, जिससे टरबाइन का शाफ्ट घूमने लगता है। और इस दौरान भाप की एंथैल्पी का क्या होता है? वो कम हो जाती है? हाँ, भाप बुरी तरह थक जाती है। जब वो टरबाइन में प्रवेश करती है तो उसकी एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ब्लेड्स को घुमाने में भारी मेहनत करने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो उसका दबाव गिर चुका होता है, तापमान कम हो जाता है और उसकी एंथैल्पी बहुत कम रह जाती है। बिल्कुल। यानी जो बिजली उसने बनाई वो पूरी तरह से अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली एंथैल्पी के अंतर के बराबर है। तो पैटर्न ये है कि बॉयलर सिस्टम में एंथैल्पी डालता है, नोजल उसे रफ्तार में बदलता है और फिर टरबाइन उसी एंथैल्पी को सोखकर हमें काम देता है। हाँ, ये एक परफेक्ट सिम्फनी है। एंथैल्पी असल में ऊर्जा की एक करेंसी है जो इन उपकरणों के बीच लगातार अपना रूप बदल रही है। ये प्रभाव वाकई में बहुत तार्किक है, लेकिन यहाँ एक महामुकाबला है जो अक्सर दिमाग को चकरा देता है। कैसा महामुकाबला? एंथैल्पी बनाम आंतरिक ऊर्जा, मतलब H बनाम U। अगर सब कुछ एंथैल्पी से ही हो रहा है, टरबाइन और बॉयलर उसी से चल रहे हैं, तो फिर हम इस U की अलग से बात ही क्यों करते हैं? इसे बस फॉर्मूले का एक हिस्सा मानकर भूल क्यों नहीं जाते? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इन दोनों के बीच का अंतर ही ये तय करता है कि कोई मशीन कैसे काम करेगी। अच्छा। हाँ,
इस अंतर को समझने के लिए हमें सिस्टम के दो प्रकारों को देखना होगा, क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम। अगर हम इसे रोजमर्रा की किसी चीज से समझें, मान लीजिए हमारे पास एक तरफ घर का प्रेशर कुकर है और दूसरी तरफ हमारा विशाल टरबाइन है, क्या हम इन दोनों से इस अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए प्रेशर कुकर को लेते हैं। जब हम गैस पर कुकर रखते हैं और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं तो वो एक क्लोज्ड सिस्टम यानी बंद सिस्टम बन जाता है। हाँ, क्योंकि भाप बाहर नहीं आ रहे। सही। कुकर के अंदर जो पानी और भाप है वो वहीं कैद है, वो किसी पाइप से बहकर बाहर नहीं जा रही है, कम से कम सीटी बजने से पहले तक तो नहीं। तो मतलब कुकर के अंदर कोई तरल बह नहीं रहा है। अगर बहाव नहीं है तो हमारे उस बाउंसर का क्या होगा जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी? वो बाउंसर पूरी तरह से बेरोजगार है। हाँ, बेरोजगार। हाँ, क्योंकि कोई नया तरल कुकर के अंदर नहीं आ रहा है और नहीं बाहर जा रहा है, इसीलिए वहां फ्लो वर्क या पीवी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां का फ्लो वर्क शून्य है। तो जो गर्मी गैस से मिल रही है वो कहाँ जा रही है? वो पूरी की पूरी सिर्फ एक ही काम कर रही है, अंदर के अणुओं को और ज्यादा तेज नचा रही है। यानी वो सीधे तौर पर सिर्फ आंतरिक ऊर्जा यू को बढ़ा रही है। इसीलिए बंद सिस्टम में हम सिर्फ यू का हिसाब रखते हैं। अब समझ में आया। तो यही कारण है कि प्रेशर कुकर पूरी तरह से बंद है, वहां कोई फ्लो नहीं है, इसलिए वहां सिर्फ यू से काम चल जाता है। और इसके विपरीत टरबाइन एक ओपन सिस्टम है। बिल्कुल। टरबाइन एक व्यस्त रेलवे स्टेशन की तरह है। वहां एक तरफ से भारी मात्रा में भाप लगातार एक प्रचंड गति से अंदर आ रही है और दूसरी तरफ से लगातार बाहर निकल रही है। टरबाइन के अंदर उस भाप को लगातार अपनी जगह बनानी होती है और फिर काम करने के बाद अगले तरल के लिए जगह खाली भी करनी होती है। और इस पूरे निर्बाध बहाव को बनाए रखने के लिए उस फ्लो वर्क यानी पीवी का होना अनिवार्य है। हम इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। इसीलिए टरबाइन के सवालों में हम हमेशा एच का ही इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। आप बहते हुए तरल में केवल यू देकर काम नहीं चला सकते। आपको उस धकेलने वाली ताकत पीवी को साथ में लेना ही पड़ता है। और जब आप यू और पीवी दोनों को साथ लेते हैं तो आप स्वचालित रूप से एंथैल्पी की बात कर रहे होते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि प्रेशर कुकर एक बंद कमरा है जहां सिर्फ अणुओं का डांस चल रहा है, इसलिए वहां सिर्फ यू महत्वपूर्ण है। हाँ। और टरबाइन एक ऐसा हाईवे है जहां गाड़ियां लगातार तेजी से आ जा रही हैं, इसलिए वहां उस बहाव की कुल ताकत यानी एज को मापना जरूरी है। ये अंतर अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है। मुझे खुशी है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये देखना वाकई में अद्भुत है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला सूत्र H = U + PV उन विशाल मशीनों का आधार है जो हमारे शहरों को रोशन करती हैं। अगली बार जब भी कोई भारी चिमनी धुआं उगलती दिखेगी तो ये समझना आसान होगा कि इसके पीछे का असली जादू एंथैल्पी का है। ये सच में भौतिकी की एक बहुत बड़ी जीत है कि हमने ऊर्जा को इस तरह मापना और इस्तेमाल करना सीख लिया। एंथैल्पी हमें कुल काम करने वाली ऊर्जा के बारे में बताती है। लेकिन क्या? लेकिन उस ऊर्जा का क्या जो बर्बाद हो जाती है, जिसका हम कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते? हमारी स्रोत सामग्री में एक और शब्द का जिक्र है, एंट्रोपी। एंट्रोपी? ये शब्द सुनते ही दिमाग में अव्यवस्था या क्योस की छवि बनती है। और ये